हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 सोशल साइंस अध्याय 1 मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। बाबर ने 1526 में मुगल राजवंश की नींव रखी, परंतु मुगलों को प्रारंभ से ही भारतीय स्थानीय शक्तियों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह ने बाबर का प्रतिरोध किया। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से ही खदेड़ दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली एवं आगरा से मुगलों को हराकर हिंदू साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप तो आजीवन अकबर के लिए प्रबल चुनौती बने रहे। प्रस्तुत अध्याय में हम मुगल सम्राटों एवं उनके विरुद्ध होने वाले प्रारंभिक प्रतिरोध, विशेषकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती एवं महाराणा प्रताप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पंद्रह 1526 ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के शासक आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे तथा लड़ते रहते थे, जिसका लाभ तैमूर और चंगेज खां के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उठाया। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। इस वंश के शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया। मुगल कौन थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के थे। वे तुर्क व मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते थे। मुगल चगताई भाषा बोलते थे, जो तुर्की की ही एक बोली थी। उज़्बेकों से हारने के बाद बाबर ने भारत की ओर रुख किया। मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 व दूसरी बार 1555 से 1556 ईस्वी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। उत्तरवर्ती मुगल 11 मुगल शासक 1707 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी शासनकाल रहा उनका। जहारदा शाह जिनका मार्च 1712 से फरवरी 1713 ईस्वी शासनकाल रहा। फर्रुखसियर 1713 से 1719। रफीउजात 28 फरवरी से 4 जून 1719। रफीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। मुहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है, 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754।
आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें जफर भी कहा जाता है 1837 से 1857 तक उनका शासनकाल रहा। मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। बाबर 1526 से 1530, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह उज़्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर ने 1519 से 1526 के बीच भारत पर 5 आक्रमण किए। उनका 5वां आक्रमण दिल्ली पर हुआ। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। यह युद्ध पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों तथा तुगलमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर को प्रयोग किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने को 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा व हसन खां मेवाती को 2-2 हाथ करने पड़े तथा बाबर ने जिहाद का सहारा लेकर युद्ध को जीता। इसके बाद बाबर ने चंदेरी 1528 व घाघरा 1529 के युद्ध में विजय प्राप्त करके मुगल वंश की नींव सुदृढ़ किया। राणा संग्राम सिंह राणा सांगा बाबर को भारत में जड़ें जमाता देखकर उस काल में सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक राणा सांगा 1482 से 1528 ईस्वी ने इसे युद्ध में ललकारा, जिनका शासनकाल है 1482 से 1528। राणा ने बहुत से भारतीय राजाओं को संघ का रूप दिया, जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती और पानीपत में परास्त हुए अफगान भी शामिल थे। बाबर ने राणा सांगा का समर्थन करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया। राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के पास 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए। घाव लगने से मूर्छित होने का राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। राजपूतों ने साहसपूर्ण प्रतिरोध को देखते हुए बाबर ने न तो उनका पीछा किया और न ही वह मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाया। हरियाणा के वीर मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। उसका जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। बाबर ने अब बड़ी भारी सेना के साथ अपने शिल्प सालार, तरसम बहादुर और नौरंग बेग को भेजा, जो पानीपत के युद्ध में लड़ चुके थे। मोहन सिंह की वीरता की कथाएं सुन चुके मुगलों ने धोखा देने की योजना पहले से ही बना रखी थी। मुगलों ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। जब ग्रामीण युद्ध में व्यस्त थे, तभी पीछे से आकर बाबर के सैनिकों ने पूरे गांव को जला डाला।
मोहन सिंह गांव को जलता देख गांव की ओर वापस आए। अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। उस दिन हजारों नर नारियों और बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया और मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने उन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ यह भी कहा कि यदि वे इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। इस्लाम स्वीकार न करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। हसन खां मेवाती। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया, लेकिन हसन खां की देशभक्ति के सामने मजहब का वास्ता काम नहीं आया। 16 मार्च 1527 को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। जब तीर से घायल राणा सांगा हाथी के ओहदे से मूर्छित हो गए और राजपूत सेना के पैर उखड़ने लगे तो सेनापति का झंडा खुद हसन खां मेवाती ने ही संभाला और बाबर को ललकारते हुए उस पर जोरदार हमला बोल दिया, मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश पर वीरगति को प्राप्त हुए। अलवर स्थित हसन खां मेवाती की प्रतिमा। हुमायूं 1530 से 1540 व दूसरा शासनकाल उनका 1555 से 1556 ईस्वी है। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते समय हुमायूं के सामने अफगानों, राजपूतों व अपने सगे संबंधियों के रूप में कई कठिनाइयाँ थी। उनका स्वभाव चंचल था और वह अफीम का आदी भी था। एक योग्य अफगान सेनानायक शेर शाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में उसे पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। 15 वर्ष के निर्वासन के बाद सूर साम्राज्य के दुर्बल होने पर उसने पुनः दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1556 में सीढ़ियों से लुढ़ककर उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी। हुमायूं के राज्यारोहण के 10 वर्ष के भीतर ही शेर शाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। शेर शाह सूरी एक योग्य सेनानायक एवं कुशल प्रशासक था। उसके मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था। वह मुगलों की कमजोरियों को भली भांति जानता था। उसने 1539 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। उसके प्रयासों से ही मुगल 1540 ईस्वी से 1555 के अर्थात 15 वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह को रायसीन, मारवाड़ एवं कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके 1540 से 1545 तक का शासन किया। उसने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें और सराय बनवाए तथा मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी कई सुधार किए। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम का बेटा था।
इसका जन्म 1542 में तब हुआ जब उसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहा था। अकबर का जन्म राजपूत रियासत अमरकोट में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। प्रारंभ में ही उसका सामना दिल्ली के शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य से पानीपत के मैदान में 1556 में हुआ। उसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। हेमचंद्र वीरता के साथ लड़ा, लेकिन भाग्य से अकबर की जीत हुई। तत्पश्चात अकबर ने भारत की महान वीरांगना दुर्गावती से लोहा लिया तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने तो जीवन भर अकबर से संघर्ष किया। वह कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करके तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर समाप्त कर दिए तथा युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। इसी तरह राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों के उदारतापूर्ण व मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके मुगल वंश के शासन को दृढ़ किया तथा विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर का प्रतिरोध। मुगल शासन की स्थापना से ही इनका प्रतिरोध आरंभ हो गया। बाबर का विरोधी राणा सांगा, हसन खां मेवाती व मेदिनी राय ने किया। अकबर का विरोध हेमचंद्र, दुर्गावती और राणा प्रताप ने किया। बाद में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करके तो देश भर में मराठों, राजपूतों, जाटों, सतनामियों, सिखों व बुंदेलों ने मुगल वंश को ही उखाड़ दिया। अकबर के विरुद्ध हेमचंद्र, दुर्गावती व राणा प्रताप के संघर्षमयी प्रतिरोधों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासक के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपनी सूझबूझ, पराक्रम व प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री व सेनापति के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर परिकस प्रयत्न करते रहे। अपने जीवन का बलिदान दिया। अकबर के दरबारी अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरीनामा में हेमू की प्रशंसा की है। हेमचंद्र विक्रमादित्य की पानीपत स्थित प्रतिमा। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास मच्छेरी गांव में 1501 विक्रम संवत 1558 में संत पूर्णदास के घर हुआ। हेमू के परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतबुपुर में आकर बस गया था। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अरबी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा इराक, ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार शुरू किया तथा शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। हेमू प्रधानमंत्री व सेनापति के रूप में शेरशाह सूरी ने हेमू की कद काठी व योग्यता देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना
तथा उसे व्यापार व वित्त संबंधित कार्यों के लिए अपना सलाहकार नियुक्त किया और बाद में एमू के काम से खुश होकर उसे गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया। 1552 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाल ली। आदिल शाह एक विलासी, शराबी व निर्बल शासक था। आदिल शाह ने एमू को शासन की समस्त जिम्मेदारी सौंपकर उसे प्रधानमंत्री तथा सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया। अधिकतर अफगान सरदारों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन हेमचंद्र ने अद्भुत शौर्य तथा वीरता का परिचय देते हुए विरोधियों को हराकर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद एमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया। एमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। एमू का राज्याभिषेक व उसकी घोषणाएं। मुगल सेना के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद्र को लड़ने के लिए भेज दिया। एमू ने आगरा के मुगल गवर्नर सिकंदर खां उज़्बेक को परास्त कर दिया। वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का गवर्नर तरदीन खान बेग एमू का नाम सुनकर घबरा गया तथा उसके अकबर से एक विशाल सेना तुरंत भेजने का आग्रह किया। अकबर के वजीर बैरम खान ने तुरंत पीर मोहम्मद के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। भारतीय इतिहास का यह निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 को तुलगाबाद में हुआ। एमू बड़े साहस व वीरता के साथ लड़ा और मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। तरदी बेग मैदान छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में एमू की जीत हुई। आखिरकार 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का यह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से एमू का राज्याभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। निसंदेह यह किसी भी भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का दिवस था। वह अब हेमचंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उससे समझाया कि एमू से युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई। जहाँ दिल्ली में यह विजय दिवस था, वहीं बैरक खां के खेमे में यह शोक दिवस था। आगरा, संबलपुर व अन्य स्थानों के सेना नायकों ने एमू के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया तथा वे काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, परंतु बैरक खां एमू से युद्ध करने के पक्ष में था। 5 नवंबर 1556 को एमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है, तो एमू ने अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी ताकत से आक्रमण किया। एमू अपने प्रिय हाथी अवाई पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया ताकि यदि मुगल सेना हार जाए तो उसको भगाकर काबुल सुरक्षित ले जाया जा सके। एमू अपनी सेना को समय नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने पराक्रम व शौर्य से मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए। अकबर की सेना में एमू का भय समा गया। एमू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था।
तभी एक तीर हेमू की बाई आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी के ओहदे से गिर पड़ा। उसके सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। इस प्रकार एक तीर से भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए थे। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अकबर ने गाजिर काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। बैरम खां ने विरोधियों के सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदारों व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी गांव सोदापुर पानीपत में हेमू की स्मृति स्थल है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के अद्भुत शौर्य वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन में 22 युद्ध जीते एवं 29 दिन तक दिल्ली का सुशासन किया। हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप व वीर शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। वह भारत के गगन में एक उछल तारे की तरह था जो चमकता धमकता धधकता धका तथा अंत में विलीन हो गया। रानी दुर्गावती हिंदुस्तान में वीरों व वीरांगनाओं का देश है। इस पवित्र धरती में न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया बल्कि अनेक वीरांगनाओं ने को भी जन्म दिया। उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में धर्म संस्कृति की रक्षा करने तथा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया है। ऐसी एक वीरांगना थी गढ़मंडला की रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ। इसके पिता प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे तथा रानी दुर्गावती इसकी इकलौती संतान थी। वह सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी लड़की थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल में ही बंदूक, तीरंदाजी, घुड़सवारी तथा युद्ध कौशल में परिणति प्राप्त कर ली थी। युद्ध कौशल के साथ रानी दुर्गावती को वीरतापूर्ण व साहस भरी कहानी सुनने व पढ़ने का शौक था। पिता कीर्ति सिंह के साथ रहकर अपने राजकार्य भी सीख लिए थे और उसके काम में भी वह हाथ बटाती थी। पिता को पुत्री के सर्वगुण संपन्न होने पर गर्व था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य व सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के शौर्य, साहस एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उसके साथ करके उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात रानी दुर्गावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराज संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गोंडवाना का शासक बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से दलपत शाह का निधन हो गया। दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण का राजतिलक करवाकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और संरक्षिका के रूप में स्वयं शासक का संचालन करने लगी।
भारत सरकार द्वारा रानी दुर्गावती पर जारी किया गया डाक टिकट। दुर्गावती का प्रशासन व प्रजा हित के कार्य। रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक थी। वह राजकार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी तथा दरबार में सैनिक वेश में ही जाती थी। उसके नेतृत्व में गोंडवाना राज्य के ने बहुत प्रगति की। प्रजा समृद्ध व वैभव संपन्न थी। दुर्गावती प्रजा के बीच जाकर उसके दुख सुख का हाल पूछती थी। रानी ने जनता की भलाई के लिए मठ, कुएं, बावड़ियाँ एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और बचपन की दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल तथा प्रिय हाथी शर्मन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उनकी स्मृति को स्थायी बनाया। उन्होंने नरबली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा व जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया। दुर्गावती का प्रतिरोध। मुगल शासक उत्तर मध्य भारत में छल कपट, लूट, अपहरण व अत्याचार कर रहे थे। उनकी गिद्ध दृष्टि से गोंडवाना कैसे बच सकता था। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने भी गोंडवाना राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वह दोनों युद्धों में हार गया। रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा तक फैल गया। रीवा अकबर के सूबेदार अफगान खां के अधीन था और मालवा आदम खां के अधीन था। आसफ खां ने अकबर को दुर्गावती के खिलाफ उकसाया। अकबर आसफ खां की बातों में आ गया तथा उसने 1564 में आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण के आदेश दे दिए। इन दिनों इस राज्य को गढ़ कटंगा के दौरे नाम से जाना जाता था। अब्दुल फजल के अनुसार इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रतनपुर से लेकर पश्चिम में रायसिंह तक तथा उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक फैली हुई थी। आक्रमणकारी मुगल सेना में 50,000 पैदल व घुड़सवार सेना थी, जबकि रानी दुर्गावती की सेना में 20,000 सैनिक तथा 1,000 हाथी शामिल थे। दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोका जब तक कि वह घायल नहीं हो गई। वह 2 दिनों तक बहादुरी से लड़ती रही। बाद में उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए समय को छुरा घोंप लिया। मुगल सेना गोंडवाना की राजधानी पर टूट पड़ी। गोंडवाना का शिशु शासक वीर नारायण अपने प्राणों की बलि देने तक बहादुरी से लड़ता रहा। आसफ खां को गोंडवाना की से बड़ी मात्रा में लूट की सामग्री प्राप्त हुई। उस भारी मात्रा में सोना, चांदी, सिक्के के बर्तन, रत्न, मोती, मूर्तियां, सोने के बनी हुई पशुओं की आकृति व अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई। वीरांगना दुर्गावती ने अपने दुर्गा नाम के अनुरूप अपने देश, धर्म व सम्मान के लिए जीवन का बलिदान कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। गौड़ वंश के इतिहास में जितनी प्रसिद्धि दुर्गावती ने अर्जित की, उतनी उस वंश के किसी अन्य शासक को नहीं मिली। आज भी उसकी याद में अनेक लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे दुर्गावती जब रण को निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला, जब हिलने लगी तलवारें दो, गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से शरारे उठते थे, घोड़े की बागें दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो। महाराणा प्रताप।
सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले तथा अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी वीरता व अथाह देशभक्ति के कारण दर्ज है। उन्होंने मुगल सेना के अजय होने की धारणा को नष्ट करके सभी राजपूत राजाओं को देश धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। उनके जीवन में विश्राम का नाम तक नहीं था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी जेठ विक्रम संवत 1597 में कुंभलगढ़ राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इसकी माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। उसका बचपन का नाम कीका। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर व दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेल कूद तथा हथियार बनाने की कला सीखने में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान संविधानता को अधिक महत्व देते थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उन्होंने 32 वर्ष की आयु में गोगुनंदा में सिंहासन पर बैठाया गया। अजमेर, बूंदी, जयपुर व अन्य राजपूत राजा भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे। ऐसी स्थिति प्रोत्साहित करने वाली थी, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुनंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पत्तल में भोजन करूंगा, धरती पर सोऊंगा तथा बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने भी उसके साथ प्रतिज्ञा ली। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाई। क्या आप जानते हैं बप्पा रावल 8वीं शताब्दी में ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश के शासक का नाम और शासनकाल। अमीर सिंह 1326 से 1364 ईस्वी, छेतर सिंह 1364 से 1382, लाखा सिंह 1382 से 1421, मोक्कल सिंह 1421 से 1433, राणा कुंभा 1433 से 1468, उदय सिंह प्रथम 1468 से 1473, राणा रायमल 1473 से 1508, राणा सांगा 1508 से 1527, उदय सिंह द्वितीय 1540 से 1572, महाराणा प्रताप 1572 से 1597। महत्वपूर्ण शासनकाल है 1572 से 1597। महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही विकल्प थे, साम्राज्यवादी क्रूर तथा चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना अथवा भारत की संविधानता के लिए अकबर से संघर्ष। महाराणा प्रताप ने संघर्ष को मार्ग अपनाया। अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य व प्रतिज्ञा से भयभीत था, अतः उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने के बजाय मेवाड़ के चारों ओर उसके अनेक संबंधियों व राजपूत शासक बनाया जो उनके विरोधी थे।
अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किए। इनके लिए उन्हें आमेर के राजा मान सिंह को भी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन व प्रतिष्ठा के लोभ में और भय से यवनों को अपनी कन्या तक दे दी, वे उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे राजा से संधि करके वे अपने पूज्य बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं कर सकते। इसलिए मानसिंह तिलमिला उठा तथा अपमान का बदला लेने की बात कहकर चला गया। मानसिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भड़काया। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई प्रयासों के बावजूद भी अकबर असफल रहा। प्रताप को अब अनुमान हो गया था कि अकबर मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा, और ऐसा हुआ भी। अकबर ने राजा मान सिंह व राणा के विरोधी भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहां के बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं मेवाड़ से गुजरने वाले व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को यह भय भी था कि अगर राणा प्रताप सफल हुआ तो अन्य राजपूत राज्य उसका अनुसरण करने लगेंगे। राणा प्रताप को यह विश्वास था कि यदि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूतों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे भी उनका अनुसरण करेंगे। इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंचे। 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़दिया, भामाशाह, झाला मान सिंह और भील सरदार राणा पुंजा आदि थे। चंद्रावल में घाटी के मुहाने पर चंदावल में घाटी के मुहाने पर भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना ने अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हाकिम खां सूर भी था। महाराणा प्रताप द्वारा उनको मेवाड़ का सेनापति बनाया गया। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस व सेना ने उत्साह को देखकर मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। मुगल इतिहासकार बदायूनी ने स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई। हाकिम खां सूर अरावल सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। वे मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले से वार किया, परंतु संयोग से मानसिंह बच गया। उनका हाथी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में प्रताप का प्रिय व बहादुर घोड़ा चेतक घायल हो गया। राणा पुंजा एक परमवीर भील सरदार थे जो अपनी भील सेना के साथ हल्दी घाटी में लड़े थे। प्रताप ने उन्हें भाई बनाया और राणा की उपाधि प्रदान की। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन वे घबराए नहीं तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान के बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तब तक झाला मान ने मुगल सेना को रोके रखा और अपने जीवन का बलिदान दिया।
इसी समय दो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने यह देखा तो दोनों मुगलों को मार डाला तथा भाई के गले लग गए। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसने प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस ही नहीं किया। घायल चेतक ने दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। चेतक की स्मृति में बना चबूतरा आज भी उसकी स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कविगण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में रचनाएं करते थे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता व शौर्य के गीत गाने लगी। देशवासियों में स्वाभिमान का भाव जगने लगा। नाटक रूपांतरण द्वारा प्रताप की शूरवीरता का स्थान स्थान पर दिखाया जाने लगा। राणा का कठिन संघर्ष में जीवन देखकर राजपूत राजा वीर शर्मसार होने लगे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ऐसा राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का विचार करने लगे। इसी बीच प्रताप के पूर्वजों के मंत्री भामा शाह ने उनसे मिलकर सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी। अकबर ने शाहबाज खां, अब्दुल रहीम व जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने भेजा, परंतु उन सबको भी हार का सामना करना पड़ा। अब प्रताप ने रक्षात्मक की उपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर पर आक्रमण किया। मुगल सेना नायक सुल्तान खां ने आसपास के 17 स्थानों के थानेदारों को बुला लिया, लेकिन उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके मुगल सेना को वहां से हराकर भागना पड़ा। इसके बाद मुगल ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना को बार बार असफलता का कारण अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस नहीं रहा गया था। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी बनाई तथा आसपास के राजाओं को संगठित करने लगे। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने लगे। महाराणा प्रताप अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत उन किलों को पुनः प्राप्त कर लिया जिन्हें उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिए। 25 वर्षों तक मुगल सेना के साथ युद्ध करते करते तथा जीवन के अंतिम संघर्ष के कारण विश्राम न मिलने पर महाराणा प्रताप का शरीर जर्जर हो गया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी उनके महलों व भामा शाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। चावंड के पास बाडोली गांव में प्रताप की स्मृति स्थल है। महाराणा प्रताप का आदर्श व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण जनमानस में प्रसिद्ध प्रिय थे। युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान व सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण व जलाशय बनवाने की तकनीक का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि में उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाए। प्रताप द्वारा लिखित राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासक के लिए आदर्श बनी। प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि में उन्होंने के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की। सभी संप्रदायों का आदर किया। जनजाति के मुखिया को सम्मान देकर समरसता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर
उनके काल में शैव व वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं सर्वमान्य को आदर महाराणा प्रताप की महानता के प्रमाण हैं। जहांगीर 1605 से 1627। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा। अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। उसके शाही हरम में अनेक पत्नियां व उपपत्नियां थीं। वह बहुत अहंकारी तथा सदा चापलूसों से घिरा रहता। वह अपने पिता के जीवन काल में ही सम्राट बनना चाहता था। उसने ही अब्दुल फजल की हत्या करवाई। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूर जहाँ थी तथा उसके शासन पर नूर जहाँ का प्रभाव दिखाई देता था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। इस घटना के बाद अर्जुन देव के पुत्र एवं छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य संगठित के रूप में संगठित किया। शाहजहाँ 1627 से 1658। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ 1627 में सिंहासन पर बैठा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था तथा उसके शासक बनने के लिए अपने पिता के समय में ही विद्रोह कर दिया था। शाहजहाँ ने सहनशीलता का अभाव था। वह धार्मिक रूप से इस्लामिक रिवाजों का दृढ़ता से पालन करता था। उसके समय में बनारस, प्रयाग, कश्मीर व गुजरात के मंदिर तोड़े गए। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह तथा उदयपुर का राजा जय सिंह उसके मनसबदार थे। यद्यपि उसने हिंदुओं को पदों से नहीं हटाया, लेकिन ऊंचे पद भी नहीं दिए। 1657 में शाहजहाँ बीमार हो गया, जिसके कारण उसके चारों बेटों 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार हो गया, जिसके कारण चारों बेटों दारा, शुजा, मुराद व औरंगजेब में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, जो धार्मिक रूप से सहनशील व उदार था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था, लेकिन औरंगजेब अपने सभी भाइयों को परास्त करके उसकी हत्या कर दी तथा अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं सम्राट बन गया। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तराधिकारी का युद्ध जीतकर अपने पिता को कैद करके औरंगजेब 1658 में सम्राट बना। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर द्वारा हिंदुओं के प्रति अपनाई गई धार्मिक सहनशीलता की नीति व राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति का त्याग कर दिया। तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर पुण्य लगा दिए। हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटा दिया। धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी। बनारस व मथुरा के मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई, जिसके फलस्वरूप जाटों, सतनामियों, मराठों, राजपूतों, सिखों व बुंदेलों के विरुद्ध विद्रोह हुए। सिखों के 9वें गुरु तेजंग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। उसकी इस नीति के कार्यों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। यद्यपि मुगल 1857 तक शासन करते रहे, लेकिन उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गई। परवर्ती 11 मुगल शासक निर्बल व अयोग्य सिद्ध हुए। 18वीं शताब्दी में मराठों एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरे तथा वर्षों तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व छाया रहा। हमारा अध्याय अब यहीं समाप्त होता है।